सभी दोस्तों को नमस्कार। राजेश जोशी जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। कुछ दू, कुछ देर पूर्व मित्रों अरुण कमल जी से बात हो रही थी। वे पूर्व में जनसुलभ पुस्तकालय पर आ चुके हैं और जब तब किसी न किसी सिलसिले में उनसे बात होती है। जब इस एकाग्र की चर्चा हो रही थी और अन्य दूसरे एकाग्र पर जब भी उनसे बात होती है, वे कह रहे थे कि इसमें एक चौपाल का सा सुख है। मुझे भी यह लगता है कि किसी व्यक्तित्व या किसी विषय पर एकाग्र के बहाने तमाम तरह की बातें होती हैं। वह दौर सामने आता है, वे किस्से, वे प्रसंग सामने आते हैं। लेखक की रचनात्मक दुनिया पर तो बात होती ही है। तो यही एक उद्देश्य है ऐसे किसी एकाग्र का, और जिसमें हर वक्ता अपनी भी कहानी कहता है, उसकी अपनी यात्रा भी आती है, और जिस व्यक्ति पर एकाग्र हो रहा होता है उसकी भी कई कई तरह से जांच पड़ताल की जाती है। उसके रचे पर, विभिन्न विधाओं में लिखे उसके साहित्य पर। मित्रों, राजेश जोशी जी जो कई विधाओं में सक्रिय हैं, हम सभी के प्रिय लेखक हैं, उन पर हो रहे एकाग्र की इस तीसरी कड़ी में हमारे साथ बहुविधा रचनाकार नीलेश रघुवंशी जी आ रही हैं। आज वे मुख्य रूप से राजेश जोशी जी के कवि पक्ष पर बात करेंगी, मगर इस बातचीत में उनकी रचनाओं के अन्य संदर्भ भी आएंगे, और आएंगी वे चीज़ें जो इन दोनों रचनाकारों ने साथ साथ महसूस की हैं। कई ऐसे किस्से, कई ऐसी यात्राओं के चर्चे भी। इस तरह से इस संवाद के दो पक्ष होंगे, आलोचनात्मक भी और संस्मरणात्मक भी। मित्रों, अंतिम पंक्ति में कविता संग्रह का कवि दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह के कवि पर बात करेगा। आप सभी जानते हैं नीलेश रघुवंशी जी का कविता संग्रह, चर्चित कविता संग्रह अंतिम पंक्ति में, और राजेश जोशी जी का महत्वपूर्ण कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच। एक कस्बे के नोट्स का उपन्यासकार एक कवि की नोटबुक के गद्य की चर्चा करेगा। 90 दशक का एक महत्वपूर्ण कवि 8वें दशक के एक महत्वपूर्ण कवि पर बातचीत करेगा। तो यह एक बेहद खास संवाद नीलेश रघुवंशी जी के साथ, और आप सभी मित्रों की ओर से मैं जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से नीलेश जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। जी और नमस्कार। मित्रों, 2 वर्ष लगभग होने को आए, मगर कभी ऐसा संयोग नहीं हो पाया कि इन 2 वर्षों में जो जनसुलभ पुस्तकालय की उम्र है, कभी नीलेश जी को हम यहाँ पर सुन सकें। कई बार कोशिश हुई, मगर किसी न किसी कारण से वह संभव न हो सका। तो आज यह मुलाकात आप सभी मित्रों के लिए महत्वपूर्ण है, और नीलेश जी का स्वागत इसलिए भी कुछ खास कि वे हमारे बीच आज पहली बार हैं। तो नीलेश जी, शुरुआत हम राजेश जोशी जी के साथ जुड़ी आपकी कुछ यादों से करते हैं। उनके पढ़े जाने के अपने अनुभवों को हमसे साझा करें, और जब उनसे पहली बार मिलती हैं उस समय को, उस दौर को भी याद करें, और फिर क्रमशः हम लोग आपकी जो दृष्टि है उनकी काव्यात्मक दुनिया पर, उसको भी जी सुनेंगे। जी स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरफान कुमार जी। और मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि राजेश जोशी जी 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं।
मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है? जी जी, आ रही है जी। बिल्कुल। अच्छा, पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा हो रहा है कि मेरी आवाज आ रही है क्या, और इसको राजेश जोशी जी ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है, और उसकी तो मेरी आवाज पहुंच रही है। जैसे कि कोरोना का जब दौर आया तो बहुत सारे ये मीडियम हम लोगों के बहुत करीब हो गया, और इसने जो जी लोग दूर दूर थे उन्हें बहुत पास किया। तो हर दूसरे दिन यही होता था कि मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है। तो राजेश जोशी जी बड़ी सुंदर कविता है, और उन्होंने पूरे राजेश जोशी की एक खूबी है कि एक छोटी सी चीज को लेके वो कैसे ऊंचाई तक लेके जाते हैं। तो इसी कविता में वो याद करते हैं कि कभी गांधी ने भी पूछा था कि मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही वाह। है। ये कविता ये है। तो राजेश जोशी से मेरे जो परिचय है वो 1990 के आसपास मैंने उन्हें उन्हें पढ़ना शुरू किया, 88 नवासी 90 में। तो उनकी जो बसंत कविता मुझे जहां तक याद है कि वो मैंने शायद राजेश जोशी जी की कविता मैंने पहली बार पढ़ी थी, और मुझे वो गैस त्रासदी पर बसंत करके कविता है, और वो कि वो बसंत आएगा और वो यूं ही चला जाएगा प्लेटफार्म से, और मैं जेब में हाथ डाले उसे देखता रहूंगा, जैसी कविता है। और फिर जब भोपाल में आई 91 में, तो 91 में मैंने राजेश जोशी जी को पहली बार देखा, लेकिन मैं उनको पढ़ पहले से रही थी। और हम लोगों के बड़े बहुत इतने करीबी संबंध है, इतना राजेश जोशी जी से, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी और साहित्यिक रूप से भी, कि उसको बयान कर पाना या उसे कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं उस समय जब एमफिल कर रही थी, भोपाल में थी, तो राजेश जोशी जी के साथ हिंदी गणित एकेडमी, साहित्य परिषद और अप्सरा में घंटों बैठते थे, और कई बरस तक ये सिलसिला चलता रहा कि 1 बजे से लेके, कई बार पौने 1 भी हो जाता था, तो पौने 1 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम था, जो 3:15 3:30 में भी बदलता था। उसके बाद हम लोग घंटों बैठते थे। और कहना चाहिए कि राजेश जोशी जी का पूरा व्यक्तित्व और कवि व्यक्तित्व भी, और पूरा उनका व्यक्तित्व भी, और उनका जो दोस्ताना अंदाज है, तो उम्र का अंतर जरूर था, लेकिन हम दोनों बहुत बहुत ही अच्छे और बहुत ही गहरे दोस्त रहे हैं, और अभी भी हैं। और उम्मीद करती हूँ कि कई कई बरस तक हमारी दोस्ती बनी रहे। राजेश जोशी जी का हम 100वां जन्मदिन भी मनाए, और हम बहुत भोपाल की सड़कों पे भोपाल को भी समझा, और मैं अपने किस्से सुनाया करती थी, उन्हें भी समझा, पूरी दुनिया को समझा। उन्होंने एक साहित्य से परिचय कराया, एक डिसिप्लिन सिखाया कि पढ़ना शुरू करना है तो कैसे पढ़ना शुरू करना है, किसको पढ़ना है, और एक सिलसिलेवार उन्होंने वो गुर सिखाए, जीवन को देखना सिखाया, लिखना सिखाया। और जब मैं कविता लिखती थी, मैंने बिल्कुल कविता लिखना स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत सारी चीजें उन्हें बताती थी, तो बोलते थे इस पर तुम कविता लिखो, तो मैं कहती थी इस पे भी कविता लिखी जा सकती है क्या। जैसे कि ढाबा शीर्षक कविता है, तो मैं अपने ढाबे के किस्से गंज वासुदा के अपने कॉलेज के दिनों को सब सुनाया करती थी। बोले तुम इस पे तू गद्य लिख, तो मैंने कहा नहीं, गद्य तो मेरे से नहीं लिखते बनेगा, बोले तो कविता लिख दो, कविता लिखो। फिर टेलीफोन पर पिता की आवाज, और बिना टिकट यात्रा करती लड़की, 17 साल की लड़की, कविता लिखने वाली लड़की, ये मुझे राजेश जोशी जी ने एक दृष्टि दी कि इन पर भी लिखा जा सकता है और इन पर भी लिखना चाहिए। ये मेरे उनके अपने अनुभव रहे हैं। तो उनसे मैंने फिर एक बार की बात है, मैंने उनसे पूछा कि बड़ी कविता, हमेशा उनसे बातें होती रहती थी कि बड़ी कविता ऐसे होती, तो मैंने उनसे पूछा कि बड़ी कविता कैसे लिखी जाती, बड़ी कविता लिखने के गुर क्या है। उसके पहले जब बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने अपनी कोई कविता अप्सरा में बताई कि देखो मैंने एक कविता लिखी, तो इसमें पानदान कविता लिखी। तो पानदान कविता मैंने लिखी, तो उन्होंने, कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजेश जोशी जी ने वो कविता ली हो और उसको उन्होंने अपने हाथ से काट दिया हो या उसमें पंक्ति अपनी जोड़ दी। उन्होंने हमेशा सिखाए इस पे और काम करो। तो उनकी एक जो सीख थी ना, कि एक कविता को तुरंत तो आपके पास आ गई, लेकिन उसको बुनते रहो, उसके साथ रहो, फिर कोई पंक्ति आएगी। तो पानदान कविता में उन्होंने, कि तुम याद, पानदान कविता लिखी थी कि मैं अपने पहली पगार आएगी तो अपने पिता के लिए एक पानदान खरीदूं, 4-5 लाइन कविता थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पानदान के साथ अपने पिता की को याद करो, और वो अपने बचपन में जाओ, पिता से मैं बहुत दूर थी। तो इस ढंग से उन्होंने सिखाया। तो फिर उसमें एक पंक्ति भी आती है कि पानदान तुमका रहेगा पिता के हाथ में, जैसे मैं बचपन में पिता के पास, पिता की गोद में रहती। फिर मेरा तीसरा कविता संग्रह है अंतिम पंक्ति में। तो उससे पहले मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा बोलते रहते हो वो कविता बड़ी है, वो बड़े सवाल उठाए हैं, तो ये कविता में कैसे संभव।
तो एक कविता है अंतिम पंक्ति में, नाटक के भीतर नाटक। तो वो कविता मैंने बिल्कुल लिखना स्टार्ट की थी। तब उन्होंने कहा कि जैसे मान के चलो आप नाटक के भीतर नाटक कविता लिख रहे हैं, तो जो बड़ा कवि बन, कैसे बड़ा कवि होगा तो उसको किस ढंग से लेगा, क्या करेगा। तो उन्होंने बताया कि वो नाटक की सारी प्रविधियों को लेगा, रंगमंच को लेगा, रंगमंच की समस्याओं को भी लेगा। और फिर इस पर भी कई बार हम लोगों की बात हुई कि बड़ी कविता या बड़े कवि के निराला क्यों बड़े हैं। तो बोलते थे नहीं, प्रतिभा अपनी जगह है, मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है। कवि का जो कविता से जो संबंध है वो जीवन पर्यंत तक बना रहे, समाज से संबंध, कविता से संबंध। और बहुत बंधा बंधा जीवन राजेश जोशी को बिल्कुल पसंद नहीं। एक खुलापन उनके जीवन में, उनके व्यवहार में, अ, आवारगी भी करेंगे लेकिन साथ में एक अनुशासन भी है। और कमिटमेंट हम सब जानते हैं कि कविता को लेके जब से लेके आज तक उन कविता, जब मैं कविता शब्द यूज कर रही हूँ तो मतलब पूरे समुचे साहित्य की बात कर रही हूँ। कविता और साहित्य को लेकर उनका हमेशा कमिटमेंट रहा है, जीवन के प्रति भी रहा है। और उनके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो जितने संवेदनशील और जिम्मेदार अपनी कविता में, अपने साहित्य में, उतने ही संवेदनशील और उतने ही जिम्मेदार वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी है, अपने दोस्तों के साथ भी है, अपने परिवार के साथ भी है, पूरे समाज के साथ। ये उनकी सबसे बड़ी राजेश जोशी जी की खूबी है। और हम लोगों ने खूब एक साथ मिलके खूब भोपाल में खूब आवारगी की है। मुझे भी बहुत शौक आवारगी का। मेरा भी सपना रहता था कि रात में अपन प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं, जेबों में हाथ डाले, ट्रेन को आते देखे जाते देखे। तो हम लोगों की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आदतें एक दूसरे से मिलती। और नाम भी मिलता ही है, राजेश और नीलेश। तो नाम भी एक जैसा है। तो हम कभी, मतलब जेंडर कभी हमारे बीच में आया ही नहीं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि राजेश जोशी एक पुरुष है और मैं एक स्त्री हूँ। तो एक जेंडर न्यूट्रल। और राजेश जोशी की सबसे अच्छी खूबी ये है, सबसे ज्यादा अच्छी खूबी अगर राजेश जोशी की, जो कि बहुत कम लोगों में मिलती है, बहुत ही जेंडर न्यूट्रल व्यक्ति है। जेंडर को लेकर उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। और इतना सामने वाले आदमी को, सामने कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, जो भी, इतना सहज माहौल एटमॉस्फेयर कर देंगे कि उनके 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 व्यक्तित्व की भी सारी परतें खुलेंगी, सामने वाले के व्यक्तित्व की भी सारी परतें खुलेंगी। हमेशा एक अच्छी बात करते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं। और सालों तक मैं उनके पास लाल रंग की काइनेटिक स्कूटर थी, और सालों तक मैं उस स्कूटर पे जैसे खरगोश दुबक के बैठ जाता है पीछे, या एक पीछे मैं बैठती थी। और सारा कई बरस तक घूमते रहे हम दोनों जन। जी अर्पण जी। 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 बिल्कुल। और मित्रों, एक चीज जैसे और कि जोड़ी, हमने उन्होंने एक चीज और जोड़ी। शुरू से उनका था कि गद्य कविता लिखे ना, गद्य लिखने पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। और अभी भी है उनका कि गद्य आपको होनी चाहिए, भाषा आपके पास होनी चाहिए। तो गद्य में भी, कहना, अभी भी मतलब मेरे में बहुत बड़ी कमी है उनके लिए, क्योंकि आपने अभी तक आलोचनात्मक गद्य नहीं है। आपके पास आलोचनात्मक गद्य भी होना चाहिए, क्रिएटिव गद्य भी होना चाहिए। तो इस तरह से जी। राय और और साथ। जी, जिसकी आप बात कर रही हैं, जिस बदकही की, या जिस यायावरी की, और शहर में और शहर के बाहर भी, जी। तो कुछ ऐसी कुछ साझा यात्राओं की भी चर्चा करें, जो कहीं आप दोनों साथ गए हों, उससे जुड़े कुछ प्रसंग हों, कहीं बाहर जाने के किसी कार्यक्रम में या किसी गोष्ठी में। नहीं, वो कई बार गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ट्रेन से गए, विदिशा गए, गंज वासुदा भी गए, ट्रेन से गए। तो ट्रेन में जबकि आधे घंटे का रास्ता है, बहुत जल्दी कट गया। कभी अपन कहीं तो दूर चलेंगे तो पूरी रात जागेंगे और स्टेशन भी एक साथ घूमेंगे और चाय पियेंगे। तो सबसे लंबी यात्रा मेरी उनके साथ हुई कलकत्ता। जनवादी लेखक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो वो ऊपर जाके लेट गए। तो मैंने, क्या यार अभी से लेट गए हो आप, अपनी तो बात हुई थी। जाके लेट गए। मैंने बोला अच्छा, थोड़ी देर लेट जा रहे। तो फिर ट्रेन रुक रही है, तो प्लेटफॉर्म पे उतर रहे हैं, दरवाजे पे बैठ रहे हैं, दरवाजे पे बैठ के चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो और फिर साथ में ये भी है, जब कलकत्ता जा रहे थे ट्रेन से तो बड़ा लंबा सफर था। तो दुनिया भर की बातें हो रही थी साथ साथ, इसी के साथ ट्रेन से जब कलकत्ता में आए, बंगाल में जब शुरू हुआ, तो खिड़की से झांकते लगे, करे तो मैंने पूरा देखा हुआ है, शरद चंद्र पढ़ा, इतना पढ़ा था शरद चंद्र। तो उन्होंने ये भी सिखाया कि एक लेखक वही लेखक होता है जो
जो किस ढंग से अपने शहर को और अपने आसपास के जीवन को और पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, पूरे समाज को अपने साहित्य में लेके आता है कि आप भले ही उस जगह ना गए हों, लेकिन आपने लेखक को जब पढ़ लिया है तो वो जगह आपको लगता है तो मेरी जगह देखी हुई है। जैसे कि हम रूस के लिटरेचर को पढ़ते हैं, जब तो रूस के साहित्य को हम इतना पढ़ चुके हैं कि लगता ही नहीं है कि रूस कोई दूसरा देश है। और उन्होंने, जहां तक किताब की मुझे याद आए, तो राजेश जी ने मुझे सबसे पहली किताब पढ़ाई थी मक्सिम गोर्की का व्यक्तित्व का विघटन। तो व्यक्तित्व का विघटन पढ़ाई, और एक और किताब मुझे दी थी उन्होंने, मार्क्सवाद, जो कि अब दोनों ही किताबें अभी प्रिंट में नहीं है। तो उन्होंने बेसिक से बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाया लिखाया भी, और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि लिखने की उन्होंने वो दी है। और यात्राएं तो ऐसा है ना कि जरूरी नहीं है कि यात्रा अगर बहुत लंबी हो तो ही हो। सवाल, यात्रा दो तरीके की होती है, एक आंतरिक यात्रा और एक बाहरी यात्रा होती है। उसी तरह से हम यात्रा को भी ले सकते हैं कि जैसे कि अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, या तो सुबह से शाम का सफर हम बस से करें या ट्रेन से करें, या सुबह से शाम का सफर हम स्कूटर पे या पैदल चलते हुए एक शहर में भी कर सकते हैं। तो वो यात्रा के भी कई रूप होते हैं। और अभी पिछले दिनों इलाहाबाद भी गए थे, बस कई यात्राएं, इतनी हजारों हजार बातें हैं, हजारों हजार चीजें हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि वो तो उनको बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। फिर भी आप कोई क्वेश्चन करें तो उससे फिर मैं बात आगे बढ़े। जी जी। आप दोनों एक ऐसे रचनाकार हैं जिनकी जी कविताओं में आम फहम भाषा है, बोलचाल की भाषा है। तो कभी इस विषय पर बातचीत होती हो, वे आपकी कविताओं पर कुछ कह रहे हों या आप उनकी कविताओं पर कुछ कह रहे हों, ऐसी कई बातचीत अनौपचारिक ढंग से भी कई बार हम करते हैं। तो जी। इससे जुड़े कोई प्रसंग? जी नहीं, ये तो जब कलकत्ता से लौट रहे थे हम लोग, जब तो चूंकि हमको रिजर्वेशन भी नहीं मिला और बड़ी अफरा तफरी थी, बड़ी मुश्किल से टिकट हो पाया, सब हो पाया। और आफाक अहमद साहब भी हम लोगों के साथ में थे, सविता भार्गव भी थी, और राजेश जी थे, और भी कई लोग थे। तो बहुत मस्ती हम लोग कर रहे थे, तो मेरी भी आदत मस्ताने की है। तो हम लोग, मैं गंज वासुदा में अपने बुंदेली में कुछ कुछ लोगों की नकल उतार रही थी, सब कुछ कर रही थी, वो बार बार बुंदेली बोल रही थी। तो उन्होंने कहा कि तू जो ये बुंदेली बोलती है, ये 1997 की बात होनी चाहिए, 96 97 की, इसको अपनी कविता में लेके आया करो। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं यार, अपने आप आ जाए तो ठीक है, कोशिश अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि पार्टनर, ऐसा नहीं है, और आपको कोशिश भी करनी पड़ती है कई बार। जैसे कई बार लगता नहीं, आपको कविता नहीं सूझ रही, आप कविता नहीं, चक्का घुमाना पड़ता है कविता का। आपको चक्का घूमते रहना चाहिए। और गद्य को लेके भी बहुत सारी उनसे बातें होती हैं, और कविता को लेके भी होती है, लेकिन इतनी मतलब ऐसी, मतलब खुद एक दूसरे को लेके नहीं होती है कि मैं उनसे कहूँ और वो मुझसे कह रहे हैं। बात करते हैं जब जरूरत होती है तब, लेकिन ज्यादातर दूसरों की कविताओं पर, दूसरों के संग्रह पर। जैसे अरुण कमल जी की पंक्ति वो बहुत ज्यादा दोहराते हैं, अपना क्या इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उनका अपनी केवल धार। तो बड़े अच्छे से राजेश जी के मुंह से हमने ये पंक्ति सुनी है, और ऐसे सुनी है हमको पूरी तरह से याद। तो और निराला, सभी जानते हैं निराला उनके सबसे ज्यादा प्रिय कवि है, तो निराला की भी कई पंक्तियां, बांधो ठाव बंधु। तो बहुत अच्छे से इस तरह से बातें होती रहती हैं। और अकेली जी कविताओं पर ही, और कविता क्रिएटिव के साथ साथ जो भी विमर्श चल रहे होते हैं, जो भी विचार चल रहा होता है, उस पर भी बहुत अच्छी बात को करते हैं हमेशा। और हमेशा सारी चीजों पर बात होती रहती है। अस्मिता को लेके भी बात होती है, विमर्श को लेके भी बात होती है, दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, उत्तर आधुनिकता हो। जैसे वाल्टर बेंजामिन को पढ़ा, तो वाल्टर बेंजामिन कर क्या लिखते हैं, तो बोले हाँ, ये अपने यहाँ तो इस ढंग से भी काम नहीं हुए हैं, अभी तो हिंदी में बहुत तरीके से काम होने हैं। तो एक बहुत बड़ा विजन, एक बड़ी दृष्टि लेके वो चलते हैं। और सबसे उनकी जो खूबी है ना, कितनी जीवन में खुशियां आ जाए, और एक उनके अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती है। राजेश जोशी के भीतर हमेशा एक बेचैनी रहती है। तो वो बेचैनी अभी भी उनकी खत्म नहीं हुई। वो 75 76 साल के हो गए, सारी उपलब्धियां भी हैं, तो वो बेचैनी हमेशा उनके अंदर, एक रचने की बेचैनी है कि जो कोई कहीं कुछ कुछ छूट रहा है, कोई छूट गया है, उसे और अभी पूरा करना है, अभी और पूरा करना है। और सारी चीजें मैंने उनसे सीखी। और सबसे ज्यादा उन्होंने एक साहित्य का एक अनुशासन भी सिखाया है कि आपके जो सीनियर्स हैं, किसी एक बार की बात है कि कोई कार्यक्रम चल रहा था या कुछ हो रहा था कि फला फला को पढ़ा, और भी 4 5 लोग थे। तो हम 2 1 लोगों ने कहा नहीं, हमने नहीं पढ़ा और हमको वो पसंद नहीं।
तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, और उन्होंने बहुत बुरी तरह से डांटा। गुस्सा उन्हें बहुत कम आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत बुरा गुस्सा आता है। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, कि आपने कह दिया कि आपको पसंद नहीं, आप इनसाइडर हैं, आप आउटसाइडर नहीं है। आप आउटसाइडर नहीं होगा, आप कहोगे हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, आप इनसाइडर हैं। और कोई भी इंपॉर्टेंट राइटर है, इंपॉर्टेंट पोएट है, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ये जो है, एक जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन भी मैंने उनसे सीखा है। जी। और आपने कुछ महत्वपूर्ण नाट्य आलेख भी लिखे हैं। जी राजेश जोशी जी ने भी कई नाटक लिखे जिनके जी खूब मंचन हुए। राम जी प्रकाश त्रिपाठी जी ने भी उस पर विस्तार से बात की। तो जो जी यह पक्ष है थिएटर का, नाटक का, इससे जुड़ी जी। कुछ बातें करें। देखिए, नाटक का तो ऐसा है कि जब हम लोग भोपाल आए 91 में, और उसके पहले हम राजेश जोशी का नाटक तुक्के पर तुक्का विदिशा में उसका मंचन हो चुका है। तो 91 में सविता भार्गव मैडम और मैं, हम लोग भोपाल आए, तो बेबा मिश्र भी चूंकि प्रोफेसर कॉलोनी में रहती थी, और हम सारे लोग, जैसे बेबा मिश्र हैं, बंसी कौल है, राजेश जोशी, राम प्रकाश त्रिपाठी, नवीन सागर, विनय दुबे, एक बहुत बड़ा साहित्यिक समाज, भगवत रावत, बहुत बड़ा परिवार मान सकते हैं आप इसको। एक साहित्यिक परिवार की तरह सब लोग रहते थे। तो बेबा मिश्र भी प्रोफेसर कॉलोनी में रहती थी, और सविता भार्गव और मैं भी प्रोफेसर कॉलोनी में रहते थे, घर बिल्कुल आसपास थे। तो बच्चों के नाटक करती थी बेबा मिश्र। तो बेबा मिश्र जब कर रही थी, तो पहला नाटक था उनका वो अली बाबा 40 चोर। तो अली बाबा 40 चोर का जो राजेश जोशी पर बहुत प्रेशर होता था कि मैं कितना करूं, तो सारे नाटककार उनसे स्क्रिप्ट करवाते थे, थिएटर वाले पटना चूर। तो सविता भार्गव को विवाह मिश्र से उन्होंने मिलवाया हम लोगों को, और कहा अली बाबा 40 चोर की स्क्रिप्ट तुम करो। नाट्यालिक तैयार किया सविता भार्गव ने। और मैं विभा मिश्र के साथ बहुत ज्यादा गहरे तक, धीरे धीरे बहुत ज्यादा गहरे तक जुड़ गई। तो मैं उनके साथ बैक स्टेज करती थी। बैक स्टेज में सारी चीजें। और मुझे चूंकि स्कूटर चलाने का और स्कूटर चलाने का बहुत ज्यादा शौक था, मेरे पास स्कूटर थी नहीं। और वो तो राजेश जी की स्कूटर मिलती थी मुझे, और विभा मिश्र की भी स्कूटर मैं बहुत चलाती थी। तो जो भी बैक स्टेज की जो काम है, जो स्कूटर के जो काम है, वो मैं लपक लेती थी, और मुझे मजा आता था वो लपकने में। तो बैक स्टेज करते करते फिर विभा मिश्र के साथ में नाट्य आलेख भी करने लगी। तो बच्चों के का रंगमंच बहुत ज्यादा किया विभा जी ने। तो उनके साथ मैंने ऑलमोस्ट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 91 92 के बाद में, 95 97 में जब भी मैंने उनका पहला नाटक किया, तो फिर वो उनके साथ में बड़ा लंबा जुड़ी रही। और उनके यहाँ बहुत स्क्रिप्ट्स मैंने की विभा जी के साथ। और विवाह जी जब नहीं रही 2008 से 2007 के बाद से, फिर मेरा उतना थिएटर से नाता नहीं रहा। और तो वो एक पूरा एक इतना बड़ा एक वृत्त है, इतने सारे लोग भोपाल में हम लोग सब एक साथ रहे हैं, और अभी भी रह रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्य है कि अब धीरे धीरे करके बहुत से लोग साथ छोड़ गए हैं। मंजूरा शाम है, भगवत रावत है, ज्योत्सना जी हैं। और सबसे पहले शुरुआत विनय दुबे जी से हुई। और तो एक ये पूरा एक परिवार है। तो अब काम करते थे साथ में, तो थिएटर में जुड़ गए, तो थिएटर की स्क्रिप्ट करने लगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि राजेश जोशी में और जोशी जी में और मुझ में बहुत सारी समानताएं हैं। हम लोगों के स्वभाव बहुत ज्यादा मिलते हैं। राइटिंग का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इतना नहीं अपने आप को मैं मानती कि उनके बराबर में लिख पा रही हूँ या लिख चुकी हूँ। तो स्वभाव हम लोगों के बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते हैं। मौज मस्ती वाले, आवारगी वाले, गप्पो वाले, और भी हजारों चीजें, रंग भी मिलते हैं, स्वभाव भी मिलते हैं जी। जी। आपने उपन्यास लिखे। राजेश जी जोशी जी की कई चर्चित कहानियां हैं। उनकी कहानियां भी जी उनकी कविताओं की तरह अपनी खास जगह रखती हैं। तो बतौर उपन्यासकार आप उनकी कहानियों को या उनके गद्य के अनफॉर्म को किस रूप में देखती हैं? देखिए कविताओं पर हम अभी आएंगे, पहले हम गद्य की बात कर लें। जी, गल्प जी की जी। बात कर लें। देखिए, राजेश जोशी में तो गद्य एक कवि की नोटबुक, हम सभी जानते हैं कि बहुत चर्चित किताब है एक कवि की नोटबुक। और अभी अभी भोपाल में 18 जुलाई को ही आशीष त्रिपाठी ने राजेश जोशी के बारे में बहुत ही खूबसूरत ढंग से बहुत सारी चीजें बोली।
कि एक कवि की नोटबुक है, और अनिल त्रिपाठी ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली। मुझे सबसे अच्छी बात उनकी राजेश जोशी की जो लगती है ना, कि एक इंटेलेक्चुअलिज्म उनके अंदर बहुत अच्छा है, और वो जो उनके अंदर जो बौद्धिकता है, उनकी जो बौद्धिकता, वो बौद्धिकता आक्रांत नहीं करती उनके उनके साथ। तो उनकी जो एक कवि की नोटबुक में, एक कवि अगर आलोचक नहीं है, आलोचना की कमी है, तो कवि अपना रिश्ता कैसे जोड़ता है। तो उन्होंने निराला, नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, 5 कवियों से अपने आप को जोड़ा परंपरा की। और आलोचनात्मक लेख भी बहुत सारे उसमें हैं एक कवि की नोटबुक में। और वो नाराज कवि के नोट्स से हंस में छपती थी। जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी, तब हम विदिशा में, मैं एमए कर रही थी, तो वहां मैं उनको, विजय बहादुर सिंह सर के यहाँ आती थी हंस पत्रिका, उसमें मैं उनको उनको वो पढ़ते थे नाराज कवि के नोट्स। और उसमें से उसे एक कवि की नोटबुक में भी वो सारी चीजें हैं। तो एक तो उनके अंदर बौद्धिकता है, आलोचनात्मक भी है, कई उनने देवताले जी वगैरह पर, सब पर उनके आलेख भी हैं राजेश जी के। कहानियां हमने उनकी पढ़ी हुई हैं सारी, कपिल का पेड़ और आलू की आंख और सोमवार तथा अन्य कहानियां, वो है। और जो गद्य लिखते हैं, वो जो गद्य के जो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, गद्य के जो पीसेस होते हैं, वो बहुत ही कमाल के होते हैं। तो एक जीवन, एक सूत्र भी देते हैं हमें, जीवन जीने के गुरु भी सिखाते हैं, और जाने अनजाने वो लेखक बनने के गुरु भी सिखा रहे होते हैं। तो गद्य तो राजेश जोशी का नो मतलब सभी जानते हैं, गद्य बहुत अच्छा है। जितने बड़े वो कवि हैं, उतने ही बड़े वो गद्यकार भी हैं। और किस्सा कोताही भी हमने पढ़ा है। और एक जो कवि के भीतर एक जो आलस्य होता है, एक लेखक के भीतर जो आलस्य होता है, उसको वो कैसे रचनात्मकता में ढालते हैं। मतलब वो खुद ही सिखाते, हमको एक बार बताए थे कि क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज, अमिताभ बच्चन की जितनी डिसक्वालिटीज थी, उसने उसको क्वालिटीज में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। तो वो राय जोशी के यहाँ वो आलस्य जो है ना, इतने सुंदर, इतने खूबसूरत ढंग से आता है कि लोगों को लगेगा पढ़ते हुए कि यार आलसी हो जाएंगे ना तो बहुत बड़े कवि बन जाएंगे राजेश जोशी। तो लगता है ना, कई लोग नकल करते हैं ना, वो ऐसे खड़ा होते हैं, हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, हम ऐसे चलेंगे, हम ऐसे हो जाएंगे। तो आलस्य को लेके तो उनके यहाँ जो दोनों समकालीन और साहित्य बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और उसके बाद फिर तीसरी किताब उनकी बहुत खूबसूरत है, जो कविता का शहर। तो ये जो है ना, कविता का शहर जो है, तीनों गद्य की पूरी किताब लेंगे, कवि की नोटबुक, फिर समकालीनता और साहित्य, फिर कविता का शहर, और किस्सा कोता है। तो किस्सा कोता एकदम अलग ढंग से लिखी गई किताब है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण किताब है। कविता का शहर जो, वो भी बहुत अच्छी किताब है। उनकी कविता भी बहुत सुंदर है, कि जो वास्तुकार है, वो एक ही ढंग के शहर बनाता जा रहा है, एक ही ढंग के मकान बनाता जा रहा है। तो वो कविता का वहां से उन्होंने कविता का शहर उनके दिमाग में आई हूँ। वो कविता का शहर किताब भी बहुत अच्छी है। और जिस ढंग से उन्होंने कालिदास और सबको लिया है, कि कहाँ कहाँ से वो पूरे पूरे एकदम कुछ समकालीन, एकदम नए कवि तक की कविताओं पर वो लेकर आए हैं, कि कविता में शहर कैसे कैसे हो सकता है। जी। किससे वो सुनाते राजेश कल जोशी के पास हमने किससे जी कल हमने इस कविता का पाठ भी किया था, और किस तरह से जी एक जैसे मकान बनते हुए जी बनते हुए मामलों के बीच कभी अपने आप को भूला भटका पा रहा है। तो जो एक नए शहर के साथ जो एक रास्ता है उसकी डिजाइन में, उसके प्रति भी जी। एक प्रतिरोध है, और कहीं ना कहीं एक उस एक पर और एक उनकी बड़ा बेटे की मतलब बारीकी जो, हाँ, से उस पर एक व्यंग भी है। जी। एक बात मुझे याद है, उनके साथ सबसे बड़ी खूबी है ना, वो दूसरी डिसिप्लिन में भी जाते हैं। जैसे वो रंगमंच में भी जाएंगे, फिर वो वास्तुकला में भी जाएंगे, फिर वो रंगशी लिटिल बेले ट्रुप से जुड़े रहे हैं, तो वहाँ वो बेले फार्म भी उनके पास है। तो एक मतलब उनसे मैंने ये सीखा है ना, कि सिर्फ अकेला कविता लिखने से काम नहीं चलेगा, कि आपने अकेले कवि, आप कवि बन जाए। तो मैं सोचता हूँ, मैं बचपन में उनसे छोटे में बोलते थे मुझे बहुत बड़ा कवि बनना है। तो बोले, बहुत बड़ा कवि नहीं, बहुत बड़ा लेखक। तो वो पूरे विधा मतलब साहित्यिक विधाओं के साथ साथ दूसरे जो अन्य डिसिप्लिन है, उसमें भी उनकी आवाजाही बहुत खूबसूरत ढंग से होती है। और ये सारा कुछ जब वो करते हैं ना, तो बहुत आक्रांत ढंग से नहीं करते, बहुत सहज ढंग से आवाजाही भी करते हैं, बहुत सहज ढंग से बात भी करते हैं, वैचारिक बात हो, रचनात्मक बात हो,
जीवन का ढंग हो, चाय पीना हो, समोसा खाना हो, गोल गप्पे खाना हो। मतलब राजेश जोशी मुझे तो शुरू में इसलिए अच्छे लगे कि यार कभी भी पानी पूरी पीता है, या कभी भी जेब में हाथ डाल के बात कर सकता है। तो ये जो उनकी एक पूरी एक जो पर्सनालिटी है, पूरा जो उनका एक जो व्यक्तित्व बना है, उसमें जो खुलापन और जो एक सहजता है, और आपने सही कहा पारदर्शीपन भी है और व्याकुलता भी, आकुलता भी, जिसको मैं बेचैनी बोल रही थी, और आवारगी है। तो वो आवारगी के साथ, आवारगी जीवन, आवारगी उनके विध्वंस का रूप नहीं लेती। कई हमने लोगों को देखा है, बड़े बड़े रचनाकार, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े लोग उसके शिकार भी हो गए। तो उनके अंदर एक चौकन्नापन भी है कि ये मतलब भैया उतना ही, इतना नहीं कि आप मतलब बिल्कुल सत्यानाश ही कर दें हमारा। तो ये सारी जो चीजें उनके व्यक्तित्व में जो है और जीवन में जो है, वो उनके यहाँ बड़े मतलब खूबसूरत है सारी चीजें। जी आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। जी, मैं यह कह रहा हूँ कि जिस बेचैनी की बात आप अभी कर रही थी, अभी हम उस जी आलेख को भी सुनेंगे। मित्रों, नीलेश रघुवंशी जी का एक आलेख है जिसका वे पाठ भी करेंगी आज हमारे लिए, चौकन्ने कवि का काम। उसी में एक जगह यह बात आती है, पारदर्शी व्याकुलता के कवि, और वहीं से हमने आज के इस वक्तव्य का यह टाइटल भी लिया, राजेश जोशी पारदर्शी व्याकुलता के कवि। और एक आलेख और है नीलेश जी का, राजेश जोशी जी को ही लेकर, आम जन के संघर्ष को बीज रूप देता कवि। तो आज इस अवसर पर नीलेश जी हमारे लिए इन आलेखों का पाठ करेंगी। आपके पास ये दोनों आलेख उपलब्ध हैं नीलेश जी? जी दोनों उपलब्ध हैं? जी जी। तो अच्छा होगा कि हमारे साथियों के लिए, कई लोग इस आलेख को पढ़ चुके हैं मगर फिर भी स्वयं आलेखकार की आवाज में इसको सुनने का आनंद है। और जो मित्रगण नहीं भी पढ़े होंगे वे आज इसका लाभ उठा सकेंगे और इसके माध्यम से नीलेश जी की दृष्टि राजेश जोशी के कवि पक्ष पर क्या है इसको जान सकेंगे। तो आइए मित्रों, नीलेश जी से हम उनके इन दो आलेखों का पाठ सुनते हैं। जी नीलेश जी। मैं पहला आलेख पढ़ती हूँ, चौकन्ने कवि का काम। जी जो भी कवि की वर्तनी जो किताब अनिल त्रिपाठी ने अभी संपादित की है, वो उसमें है। इसमें मैंने डिवाइस रखी है कि मैं तीन तीन कविता संग्रह, राजेश जोशी एक, कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा और नेपथ्य में हंसी। कई बरस पहले भोपाल में साहित्य परिषद के एक कार्यक्रम में, जिसमें देश के नामचीन साहित्यकार उपस्थित थे, कार्यक्रम जितना आदमी था उतना ही भव्य भी था। कई सत्र के इस आयोजन में अपनी अमिट छाप छोड़ते कवि आलोचक विष्णु खरे ने लेखक से मिले सत्र में समकालीन कविता पर अपनी बात रखते हुए हिंदी की महत्वपूर्ण कविताओं का उल्लेख किया। उल्लेखित कविताओं में राजेश जोशी की बिजली सुधारने वाली कविता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी की ये नायाब कविताओं में से है, और जब भी वे इसे पढ़ते हैं उनके रोए खड़े हो जाते हैं। राजेश जोशी के पहले कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़ में ये कविता संग्रहित है। बिजली सुधारने वाले, अक्सर झड़ी के दिनों में जब सन्नाट पड़ती है बौछार और अंधड़ चलते हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं कई तार, या बिजली के खंभे पर कोई नंगा तार पानी में भीगता चिंगारियों में चटकता है। एक फूल आग का बड़े तार सा झरता है, अचानक उमड़ आई अंधेरे की नदी में, मोहल्ले के मोहल्ले गुप्त अंधेरे में डूब जाते हैं, वे आते हैं बिजली सुधारने वाले। पानी से तरबतर टोप लगाए पुरानी बरसातियों की दरारों और कालर से रिश्ता पानी अंदर तक भिगो चुका होता है उन्हें। भीगते भीगते वे आते हैं अंधेरे की दीवार को अपनी छोटी सी टाट से छेदते हुए। वे आते हैं हाथों में रबर के दस्ताने चढ़ाए, साइकिल पर लटका है एल्यूमिनियम की फोल्डिंग नसेनी, लकड़ी की लंबी छड़ और एक पुराने झोले में तार, पेचकस, टेस्टर और जाने क्या क्या भरे हुए। वे आते हैं खंबे पर टिकाते हैं अपनी नसेनी को लंबा करते हुए और चीनी मिट्टी के कानों को मेटते एक एक करके खींचते हैं, देखते हैं, परखते हैं, फिर कस देते हैं किसी में एक पतला सा तार। एक बार फिर जगमग हो जाती है हर घर की आंख। वे अपनी नसेनी उतार कर बढ़ जाते हैं अगले मोहल्ले की तरफ, अगले अंधेरे की ओर, अपनी सूची में दर्ज शिकायतों पर निशान लगाते हुए। अंधेरे से उजाले और उजाले से
अंधेरे की ओर जाती है कविता जितना चकित करती है उतना ही उम्मीद भी जगाती है। वे आएंगे और अंधेरा पलक झपकते में जुगनू की तरह गायब हो जाएगा। तड़तड़ाती बारिश में उजाले से अंधेरे की ओर जाते हुए वे फिर से अंधेरे की जगह उजाले को पसार देंगे। ये अनवरत यात्रा है, एक क्रम है जिसमें जरा भी ठहराव नहीं, इसमें थकान नहीं, ऊब और चिड़ भी नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो चारों ओर व्याप्ति है। बिजली सुधारने वालों को देखकर ही एक उम्मीद जन्म लेती है कि आ गए हैं, और इनके आते ही अंधेरा भाग जाएगा, कि अंधेरा ज्यादा देर ठहर ना सकेगा और उजाला बहुत देर तक छिप ना सके। अंधेरे उजाले की इस कविता में किसी एक की नहीं, बल्कि हर घर की आंख जगमग हो जाती है। बिजली सुधारने वाली कविता सामूहिकता का बहुत सुंदर आख्यान है। यहाँ हम पर जोर है, मैं पर नहीं। अंधेरे में डूबे तो सब डूबे, उजियारे में जगर मगर हुए तो सब जगर मगर हुए। मोहल्ले के मोहल्ले गुप अंधेरे में डूबते हैं। बिजली सुधारने वाले आते हैं और हर घर की आंख को जगमग कर अगले मोहल्ले की तरफ, अगले अंधेरे को उजाले में बदलने की ओर बढ़ जाते हैं। छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी इच्छाओं से ये जीवन है। जीवन के आर क्या है और जीवन के पार क्या है, एक समर्थ कवि जीवन के आर पार देख पाता है। वह जीवन को किसी एक ओर से नहीं बल्कि हर ओर से पकड़ना चाहता है। इसी संग्रह में एक कविता है, एक आदिवासी लड़की की इच्छा। लड़की की इच्छा है छोटी सी इच्छा, हाट मलिया जाने की। लड़की की इच्छा है छोटी सी इच्छा, हाट मलिया जाने की। सौदा सूद कुछ नहीं लेना, तनिक सी इच्छा है काजर की बिंदिया की। सौदा सूद कुछ नहीं लेना, तनिक सी इच्छा है तोड़े की बिछिया की। लड़की की इच्छा है छोटी सी इच्छा, हाट मलिया जाने की। वाह। दूसरी कविता संग्रह मिट्टी का चेहरा में शामिल है कलाओं का अंतर संबंध कविता, जिसमें ट्रेन की दूसरी बोगी में सारे कलाकार हैं और शब्द अकेले फूलों का हार लिए खड़े हैं। सतही तौर पर देखें तो कह सकते हैं कि शब्द भी वातानुकूलित बोगी की यात्रा की तलाश में कुड़कुड़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये शब्द ही हैं जो भारतीय समाज की जनरल बोगी में यात्रा कर रहे हैं, जिसमें पांव धरने की भी जगह नहीं है और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर थकियाते, एक दूसरे की जगह बनाते, अपने गंतव्य तक पहुंचते हुए मानवीय और भाईचारे का रिश्ता बनाते हैं। यही इसी जगह राजेश जोशी की कविता उन्हें सोचने और उकसाने पर ठहराती है कि क्यों, आखिर क्यों। जिस समाज को उन्होंने गढ़ा है उसी समाज में उनके पास बित्ता भर भी जगह बैठने के लिए क्यों नहीं। आखिर वे कौन सी शक्तियां हैं जो आम जन के हिस्से का पानी भी पी जाती हैं और उनकी जगह को घेर कर उसमें वो आलिशान लोक रच रही हैं जिसकी खिड़कियां सिर्फ समृद्ध और आत्ताई जनों के लिए खुलती है। तीसरा कविता संग्रह नेपथ्य में हंसी की भूमिका नुमा छोटे से फ्लैप में कवि राजेश जोशी लिखते हैं। ये कविताएं पिछले 7-8 वर्षों में लिखी गई। हमारे आसपास इस बीच बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं। घटनाओं की गति इतनी तेज और अप्रत्याशित, बल्कि कहना चाहिए विस्मित कर देने वाली है कि उसे अवधारणाओं में पकड़ना अगर असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है। दृश्य गहरी मानवीय तकलीफों और बेचैनियों से भरा है। इन कविताओं में शायद इसके कुछ संकेत मिले, शायद इसीलिए इन कविताओं में मूड्स की बहुत भिन्नताएं हैं। निराशा, उदासी और उन्माद के इस दृश्य के बीच भी उम्मीद बची है, और ये उम्मीद है इस देश की ब्राड श्रमशील जनता जो बहुत थोड़े में अपना गुजर बसर करते हुए भी ज्यादा से ज्यादा जगह को मनुष्य के रहने लायक और सुंदर बनाने में जुटी है। ये कविताएं उस धुंधले उजाले को देख और दिखा सके, ऐसी मेरी इच्छा है। राजेश जोशी भारतीय आम जन को संघर्ष का बीज रूप देते हैं और उसे अपने हक के लिए उठ खड़े होने को ललकारते हैं। यहीं इसी जगह वे विमर्श को आंदोलन में बदलने की कोशिश करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कलेजे को चीरता है सवाल, जितना पुराना होता जा रहा है उतना ही धारदार होता जा रहा है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके उत्तर जल्दी मिल जाए और वे हमेशा के लिए भुला जाए, खत्म हो जाए, इस दुनिया से उनका नामो निशान मिट जाए। लेकिन हमारी विडंबना, या कहें कि हमारे समय की विडंबना की बजाय खत्म होने के दिन दूने रात चौगुने बढ़ते ही जाते हैं। ऐसी धार अपने भीतर बनाए रखते हैं कि संवेदनशील कलेजे छलनी होते जाते हैं। एक और कविता है उनकी, राजेश जोशी की, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता। बच्चे काम पर जा रहे हैं, और दूसरी कविता बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता। चीजों को बनाते चले जाने के उत्साह में इतना ज्यादा भर गया चित्र कि गेंद को रखने की कोई जगह ही नहीं बची चित्र में। चीजों को बनाते चले जाने के उत्साह में इतना ज्यादा भर गया चित्र कि गेंद को रखने की कोई जगह ही नहीं बची चित्र में। तब समझ आया उन्हें कि बड़ों ने कैसी कैसी गलतियां की हैं इस दुनिया को बनाने में।
बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चों की चित्र कला प्रतियोगिता दो छोर हैं हमारे समय के। राजेश जोशी के लिए प्रतिबद्धता एक आंतरिक मामला है। अपने एक लेख में अजय तिवारी ने कहा है, भारतीय समाज की नई जटिलताओं के साथ राजेश अपनी काव्य सामग्री को पुनर्व्यवस्थित करते हैं और मानव मन के नए पैंचों को सामने लाते हैं। बसंत का छीजना और विष का बढ़ना अपने मूल्यांकन पर लेख में पंकज चतुर्वेदी की टिप्पणी राजेश जोशी के समूचे काव्य प्रदेश को बखूबी उजागर करती है कि राजेश जोशी ने कविता के पारंपरिक या प्रदत्त सांचों का अनुसरण करते हुए किसी माँ आख्यान की या किताबों की रचना नहीं की है, बल्कि अपने समय के संपूर्ण या केंद्रीय सच को उजागर करने के लिए विनम्र सहयोगी प्रयास के अंतर्गत कविताएं लिखी। कई बार आकार में छोटी किंतु अपने प्रभाव में बहुत समर्थ और व्यापक व्यंजना को संभव करने वाली कविताएं। उनकी कविता पर उनके व्यक्तिगत या अनुभूत जीवन की गहरी और मजबूत पकड़ है, एक पारदर्शी व्याकुलता। इसलिए उनकी कुछ कविताएं अगर पाठकों की स्मृति ही नहीं उनके सक्रिय जीवन का अनुषंग हो गई, पोस्टर और स्लोगन बन सके अपने महत्व पे चलते। अपने समय में फांसीवाद से लड़ने की उनकी ऐतिहासिक भूमि और भूमिका को समझना जरूरी है। ये पंकज चतुर्वेदी की पंक्तियां थी, पहल 74 2003 में बसंत का छीजना और विष का बढ़ना में छपी। वहीं अरुण कमल की टिप्पणी उनकी राजनीतिक प्रखरता की ओर इशारा करती है। उनकी कविता साहस के साथ सत्ता के सभी पायदानों पर वार करती है, एक विराट सत्ता जो अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी रसोई तक व्याप्त है। नागार्जुन और धूमिल के बाद सत्ता के तिलिस्म को उगाड़ने वाले सर्वाधिक सशक्त कवि राजेश जोशी हैं। इसी संदर्भ में मारे जाएंगे कविता, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में गोलियां भून डालेंगे, उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना, जो अपराधी नहीं होगा वे मारे जाएंगे। किसी छोटी सी चीज या मामूली सी घटना को व्यापकता और सार्वजनिकता का ऐसा जामा कि घटना स्थानीय होते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भों तक जा पहुंचती है। व्यापकता उनकी हर कविता को तराशती है या कहें कि उसका स्वभाव है। ये रचाव उनकी ज्यादातर कविताओं में लक्षित किया जा सकता है। करबला कविता इसका सुंदर उदाहरण है। पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम हुसैन की, पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम हुसैन की, पानी पियो तो याद करो उस शख्स को तपते रास्तों में जिसने दिया गुड़ और पानी, जिसने रास्तों में बिठाई ठंडे पानी की सबीलें, उसका शुक्रिया अदा करो उसका भी जिसने कम से कम इच्छा की प्याऊ लगाने की। और मेटल डिटेक्टर कविता मुक्तिबोध की कैसी ट्रेजेडी है नीच की याद दिलाते हुए कवि की राजनीतिक प्रखरता की ओर इशारा करती है। वाह, कविता के सम्मान का कैसा भव्य समारोह, वाह रे प्रतिपक्ष कवि का हर्ष, धिक्कार धिक्कार किया ही क्यों स्वीकार, सत्ता के हाथों में गिरफ्तार। नीलेश जी, मूलतः राजेश जोशी अपने नीलेश समय जी, और सम्मान जी मित्रों का आग्रह है कि थोड़ा धीरे पढ़ें। थोड़ा थोड़ा धीरे पढ़ें। जी जी जी। मूलतः राजेश जोशी अपने समय और समाज के एक बिंब रहते हैं जो अपनी खामियों और खूबियों से भरा है, जिसमें बौद्धिक प्रलाप और मानवीय सामाजिक संबंधों में आई छींचता ये उजागर करती है कि मौजूदा समय सामाजिक नहीं राजनीतिक समय है। इसी अर्थ में राजेश जोशी एक राजनीतिक कवि हैं, लेकिन गहरे आशयों में वह राजनीति से भरे समय के सामाजिक कवि भी हैं। राजेश जोशी 2 कविता संग्रह 2 पंक्तियों के बीच। कविता की 2 पंक्तियों के बीच में वह जगह हूं जो सूनी सूनी सी दिखती है हमेशा, शब्दों की ऊंची आड़ के बीच में एक खुला आसमान हूं, कवि के मंसूबों के उकाब जहां भरते हैं लंबी उड़ान, अदृश्य की आड़ के पीछे छिपी हैं ऐसी कुछ सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन कथा तक ले जाती हैं। यहाँ आने से पहले अपने जूते उतार कर आना कि तुम्हारे पैरों की कोई आवाज ना हो, एक जरा सी भारी आवाज नष्ट कर देगी मेरे जादुई तिलिस्म को। राजेश जोशी को जादू से खासा लगाव है। कह सकते हैं कि एक अजीब सा राग कवि और जादू के बीच है। ये जो बीच है इसी में स्वप्न विराजते हैं। ये और बात है कि स्वप्न भी एकल और सामूहिक होते हैं। यहाँ जादू और स्वप्न संसार का बेड़ा पार लगाने के लिए है। राजेश जोशी की कविताओं में यथार्थ और फैंटेसी का अद्भुत चित्रण है, या कहें कि बहुत सुंदर
अंतर्गठन है। एक बेहतर जीवन का स्वप्न और उसके लिए लगातार यथार्थ से सीधी मुठभेड़ कवि की ताकत है। एक पैनी और चौकन्नी निगाह अपने समय और समाज पर कवि की ताकत है। स्थानिकता उनका स्वभाव है, जिसकी परिणति सार्वभौमिकता में होती है। इत्यादि कविता की कुछ पंक्तियां सुना रहे हूं। कुछ लोगों के नाम का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे। कुछ लोगों के नाम का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिरफिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। वाह। आज का समय तमाम अंतर्विरोधों और विकृतियों से भरा समय है। आज का समय तमाम अंतर्विरोधों और विकृतियों से भरा समय है। संसार को नरक में धकेलने वाली सारी ताकतें सक्रिय हैं। विडंबना ही है कि समय आतताइयों का भी है और कवि का भी। आतताई संसार को मटिया मेट करने पर उतारू है, और कविता हमें उम्मीद जगाती, सच का साथ देती, आखिरी दम तक लड़ने की ताकत दे रही है। राजेश जोशी आम बोलचाल और बहुत सशक्त लिरिकल शक्ति के साथ साथ राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। उनकी कई कविताएं राजनीतिक पैम्पलेट हैं, जो संघर्ष की जमीन से उगी हुई हैं और प्रतिरोध की जमीन तैयार कर रही हैं। इस विश्वास और भरोसे के साथ कि वे एक दिन सर्वहारा को जिता ही देंगे। ये कविताएं छिपे दबे और चुप पड़े हुए को उद्घाटित करती हैं। इसलिए उनकी कविता सबकी अपनी कविता है, जो कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए बरहमेश उकसाती रहती है। ये कविता किताबों का जीवन और जीवन की किताब को एक में करती हमारे भीतर एक ऐसी झंझनाहट को जन्म देती है कि हम तमाम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को दरकिनार करते हुए जीवन के पक्ष में जा खड़े होते हैं। राजेश जोशी के अच्छे या बुरे समय की हाट सबसे पहले होती है। उनकी कविता को पढ़ते हुए हम इस विश्वास से भर उठते हैं, कविता कभी भी छल नहीं कर सकती, बल्कि निहत्थे और निपट अकेले आदमी को अपना कंधा देती है। चक्रव्यूह में फंसे समय और समाज को बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है उनकी कविता। ये उनकी खूबी और ताकत है कि कमजोर या पीड़ित दया या भीख के पात्र नहीं, वरन अपने हिस्से और हक के लिए लड़ते हैं। हर सच्ची कविता असमानता और दया हर सच्ची कविता असमानता और शोषण का विरोध करती है। वह आकाश और धरती को बढ़ते हुए नहीं देख सकती। वह आताइयों का विरोध और जीवन का गुणगान करती है। राजेश जोशी कविता में जिस टोन में बात करते हैं, वह टोन उनका नहीं रह जाता, बल्कि बात के आखिर में बैठे व्यक्ति का टोन हो जाता है। एक सच्चे अनुभव की सच्ची अभिव्यक्ति है उनकी कविता। ऐसे समय में जब सारी चीजें और स्थितियां गड्ढमड और उलझी हुई हैं कि रास्ता नहीं सूझता, वे बड़ी आसानी से एक पगडंडी बनाते हैं, एक बेहतर आज और कल को गढ़ते हैं अपनी कविताओं में। एक ऐसे समाज की कोशिश जिसमें कोई भी इत्यादि। इसका एक दूसरा रूप आपको दिखेगा रुको बच्चों कविता में। रुको बच्चों रुको, रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको, तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो, सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो, इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। गहरे सामाजिक अभिप्राय से भरी इस कविता के मूल में एक अंदेशा है जो कि गहरे जीवन संकट की ओर इशारा करता है। आत्मीयता और लयात्मकता के साथ मनुष्यता को बचाए रखने की कोशिश, एक निरंतर संघर्ष, दिनों दिन नष्ट होती जा रही मनुष्यता और मानवीय मूल्यों को बचाए रखने की बेचैनी। केदारनाथ सिंह ने कहा है कि राजेश जोशी आज की कविता के उन थोड़े से महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में हैं जिनसे समकालीन कविता की पहचान बनी है। दूसरी कविता सुना रही, छोटी सी कविता है, दो नन्हे मोजे। इतने छोटे हैं ये मोजे कि आश्चर्य में डूबा है मेरी बेटी का चेहरा, कि कभी इतने छोटे भी थे उसके पांव। बहुत छोटी और साधारण चीजों में ही बचा है शायद इतना अपनापन और इतनी गुदगुदी। जीवन की धड़कन से उपजी इस कविता का सौंदर्य और भाव दोनों ही निराले हैं। कमजोर नहीं ताकतवर नस पर हाथ रखना शायद इसी को कहते हैं। रिश्तों की गहराई और कभी कभार पीछे लौटकर देखने से जो ऊर्जा मिलती है, वह जीवन को धारदार रास्तों पर चलना सिखा देती है।
एक ऐसा अनुभव जो सबके पास है, जिसमें कहने के लिए नया कुछ भी नहीं है, उसी अनुभव को एक कोरे अनुभव की तरह कविता में ले आना राजेश जोशी की खूबी है। ऐसे कोमल अनुभव के साथ जब मैं एक अपील लिखता हूँ, जैसी कविता भी कवि के पास है, जो कि शुद्ध राजनीतिक होने के साथ साथ अमानवीय होते जाते समाज का पर्दाफाश करती है, एक ऐसा राजनीतिक समय और समाज जो दिनों दिन बर्बर होता जा रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कि वह बर्बर होते जाने की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि उसे और बर्बर होते हुए इस परीक्षा में अव्वल आना है। जब तक मैं एक अपील लिखता हूँ आग लग चुकी होती है सारे शहर में। जब तक मैं एक अपील लिखता हूँ आग लग चुकी होती है सारे शहर में। हिज्जे ठीक करता हूँ जब तक अपील के, कर्फ्यू का ऐलान करती घूमने लगती है गाड़ी। अपील छपने जाती है जब तक प्रेस में, दुकानें जल चुकी होती हैं, मारे जा चुके होते हैं बेलोग। छपकर जब आती है अपील, अपील की जरूरत खत्म हो चुकी होती है। दूसरी कविता देखिए, बर्बर सिर्फ बर्बर थे। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, अपनी बर्बरता के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास किसी धर्म की कोई ध्वजा नहीं थी। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास भाषा का कोई छल नहीं था। नहीं थे उनके पास दुख या पश्चाताप जैसे शब्द। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, हम उन्हें कई युग पीछे छोड़ा है। अपनी एक टिप्पणी में तो कवि नरेश सक्सेना कहते हैं, मार्क्सवाद के संस्पर्श से जिन कवियों ने अपनी समझ और संवेदना को गहरा किया है, राजेश जोशी को उनमें अलग से चिन्हित किया जा सकता है। समय, स्थान और गतियों के अछूते संदर्भों से भरी है राजेश की कविता। यह काल का बोध गहरा और आत्मीय है, अपने मनुष्य होने के एहसास और उसे बचाए रखने की जद्दोजहद है राजेश की कविताएं। नरेश सक्सेना। राजेश जोशी 3, कविता संग्रह चांद की बर्तनी और चित। भारतीय समाज का लेखा जोखा रचते हुए वह संपूर्ण समाज को रचने की कोशिश करते हैं। जीवन के सारे पक्ष, जिसमें प्रेम, घर, गृहस्थी, भाईचारा और संघर्ष उनके यहाँ विनम्रता और उदात्तता एक साथ मिलते हैं। वे दैनंदिन जीवन के खटराग को एक बड़े दृश्य में बदलते हैं, जो घर, परिवार, समाज से बढ़कर वैश्विक हो जाते हैं। मैं झुकता हूँ। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने। जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आंखें, झुकता हूँ शब्दों को पढ़ने के लिए। आंखें झुकती हैं ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूँ जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ता है। ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या गुणों को ही व्यक्त नहीं करता, कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं। चांद की बर्तनी कविता संग्रह के फ्लैप में कवि अरुण कमल का कथन है कि राजेश की कविता हमारे समय का ऐसा संघनित दस्तावेज है कि केवल उसके आधार पर हम समकालीन भारत का एक दृश्य लेख बना सकते हैं। इतने तात्कालिक ब्यौरे हैं यहाँ, इतने प्रसंग, पात्र और राजनीतिक सामाजिक उद्दीलन। साथ ही उनकी कविता जीवन के उन तंतुओं की खोज करती है जहां उन उद्दीलनों का कंपन सबसे तीव्र है, और उन लोगों का यशोगान करती है जो निरंतर संघर्ष करते हुए जीवन को बदलने का ताव रखते हैं। अरुण कमल जी। राजेश जोशी की कविता है, रात किसी का घर नहीं। रात किसी का घर नहीं होती, किसी बेघर के लिए, किसी घर से निकाल दिए गए बूढ़े के लिए, मेरे जैसे आवारा के लिए रात किसी का घर नहीं होती। उसके अंधेरे में आंसू तो छिप सकते हैं कुछ देर, लेकिन सिर छिपाने की वह जगह नहीं देती। मैं उस बूढ़े से पूछना चाहता हूँ पर पूछ नहीं पाता कि जिस तरफ वह जा रहा है क्या उस तरफ उसका घर है। मानवीय करुणा और गहरी संवेदनशीलता से उपजी ये कविता मर्म को भीतर तक भेद देती है। यह किसी एक की बेबसी नहीं बल्कि सारे समाज की बेबसी है। आखिर ये दुनिया ऐसी कैसे बन गई? व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति तक पहुंच जाना कवि की बहुत बड़ी ताकत है। एक समर्थ कवि इसका बखूबी निर्वहन कर सकता है, जैसे राजेश जोशी करते हैं।
एक से मकानों का नगर। नए वास्तुशिल्पियों ने कैसे ढांचे तैयार किए हैं नए मकानों के कि एकदम एक जैसे होते जाते हैं सारे शहरों के नाक नक्श। एक दिन एकाएक हम अपने ही घर का नंबर भूल जाएंगे, अपने ही शहर में अपना ही घर ढूंढते हुए भटकेंगे और अपना घर नहीं ढूंढ पाएंगे। बहन और बेटी की विदाई कविताएं एकदम दूसरे छोर की कविता है, नितांत वैयक्तिक होते हुए भी साधारण से असाधारण का बखान करती कविताएं हैं। कवि और उसका अपना कविता का संसार, दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश और उसके लिए सत्ता से सीधे मुठभेड़, जीवन के सारे राग, कोई भी रंग छूता नहीं, सारे स्वाद सारी गंध, देखने का नजरिया भी सारे जन समाज के लिए। जितना पॉलिटिकल कविता है उतने घर से बेटी की विदाई और बहन के साथ ही विनम्रता कविता देंगे। दूर, जिसे विनम्रता का लगभग पर्याय मान लिया गया है, तमाम रुकावटों को पार करती फैल जाती है सारी धरती पर, बावजूद सारी कोशिशों के बड़े से बड़ा पेड़ नहीं फैल सकता कभी उस तरह जो पिटता है हरता है हर जगह, जो पिटता है हारता है हर जगह हर रोज। उसकी दयनीयता को विनम्रता समझने की भूल मत करो, विनम्रता ताकतवर की मुद्रा है। जित कविता संग्रह के फ्लैप में अपने एक आत्म कथ्य के अंश में राजेश जोशी कहते हैं, आग पहिया और नाव की ही तरह भाषा भी मनुष्य का एक अद्वितीय आविष्कार है। आग पहिया और नाव की ही तरह भाषा भी मनुष्य का एक अद्वितीय आविष्कार है। इस अर्थ में और भी अद्वितीय है, यह उसकी देह और आत्मा से जुड़ी है। भाषा के प्रति हमारा व्यवहार वस्तुतः जनतंत्र और पूरी मनुष्यता के हमारे व्यवहार को ही प्रकट करता है। हम एक ऐसे समय से रूबरू हैं जब वर्चस्वशाली शक्तियों की भाषा में उद्दंडता और आक्रामकता अपने चरम पर पहुंच रही है। बाजार की भाषा में हमारे आपसी व्यवहार बाजार की भाषा ने हमारे आपसी व्यवहार की भाषा को कुचल दिया है। विज्ञापन की भाषा ने कविता से बिंबों की भाषा को छीनकर फूहड़ और अश्लीलता की हदों तक पहुंचा दिया है। कभी चांद और बिल्लियां। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया, मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। चांद के हिस्से में अमरता आई और बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु। इसलिए चांद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा। इस तरह कविता में संशय का जन्म हुआ। वो अपने सदाचार बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र पकड़ा रही हैं। कुछ कविताएं सुना रहे हैं। अतिरिक्त चीजों की माया। बाजार से लेने जाता हूँ जरूरत की कोई चीज तो साथ थमा दी जाती है एक और चीज मुफ्त। उस चीज की कोई जरूरत नहीं मुझे, पर लेने से इनकार नहीं कर पाता उसे, और बस इसी एक पल पकड़ लिया जाता हूँ। उस अतिरिक्त के लिए जरूरत की चीजों के बीच थोड़ी जगह बनाता हूँ तो जरूरी चीजों की जगह थोड़ी सिकुड़ जाती है। अतिरिक्त हमारे मन की कमजोरी को पहचानता है। लालच धीरे धीरे पांव पसारता है। एक अतिरिक्त दूसरे अतिरिक्त को बुलाता है और दूसरा अतिरिक्त तीसरे अतिरिक्त के लिए जगह बनाता है। एक दिन सारी जगह अतिरिक्तों से भर जाती है। नरेश सक्सेना ने राजेश जोशी की कविताओं पर कहा है, राजेश की कविता की ताकत रेटारिक का अर्थ ही बदल देती है। वह देखते देखते भाषा को वस्तु और वस्तु को अंतर्वस्तु में बदल देती है। भोपाल राजेश की कविताओं में एक ऑर्गेनिक संरचना की तरह गुथा है। वह उनकी बोली वाणी मिजाज मौसम सभी कुछ में व्याप्त है। शायद इसी को लक्ष्य कर ऋतुराज ने लिखा था, वह अपने अनुभव को सृजते वक्त शोक गीत की लयात्मकता नहीं छोड़ते। लय उनकी कविताओं में सहज भाव से आती है, जैसे कोई कुशल सरोदवादक आलाप में भोपाल राग का विस्तार कर रहा हो। इसी संदर्भ में कविता है, राजा भोज ने तालाब बांधा। दो पहाड़ियों के बीच राजा भोज ने एक तालाब बांधा तो 6 स्रोत कम पड़ गए। दो पहाड़ियों के बीच राजा भोज ने एक तालाब बांधा तो 6 स्रोत कम पड़ गए। राजा का बस चलता तो 6 स्रोत के एवज में वर्ष की गणना से 6 दिन घटा देता। सूरज के एक टुकड़े पर काला कपड़ा बांध देता। चांद का टुकड़ा तोड़कर कुत्तों को खिला देता। चक्की का पाट बांध देता धरती सहित सारे ग्रहों के पैरों में। पर उसे तो 365 स्रोतों वाला तालाब चाहिए था। उसी में बंद था उसके रोगी का उपचार, उसी में बंद था उसके रोगों का उपचार। दो पहाड़ियों के बीच राजा भोज ने एक तालाब बांधा।
देवी प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि समकालीन हिंदी कविता में राजेश जोशी की उपस्थिति एक दिलेर उपस्थिति, कविता लिखना और उसके लिए लड़ना भी। उनमें एक काव्य व्यक्तित्व भी है जो कविताएं लिखने वाले कई कवियों में नहीं भी हुआ करता है। उनकी उपस्थिति एक लोकतांत्रिक उपस्थिति है जहां आप ढेर सारा संवाद कर सकते हैं। ना सिर्फ कविता बल्कि गद्य में भी राजेश जोशी की उपस्थिति दिलेर उपस्थिति। एक कवि की नोटबुक समकालीनता और साहित्य, एक कवि की दूसरी नोटबुक कविता का शहर, वह ऐसी बहुत कुछ कहती थी। गद्य की किताबें, किस्सा कोताय, आख्यान, सोमवार तो अन्य कहानियां, कपिल का पेड़ कहानी संग्रह, जादू जंगल, पांसे, अच्छे आदमी, सपना मेरा यही सखी, तुम सादत हसन मंटो हो, नाटक। गद्य और कविता से राजेश जोशी का एक भरा पूरा रचना संसार बनता है जिसमें हमें अपना समय और समाज अपने हर एक रूप में दिखाई देते हैं। इसमें हम कवि के स्वभाव, व्यवहार, आवारगी और जिम्मेदारी को पहचान और पकड़ सकते हैं। इसमें हम कवि के स्वभाव, व्यवहार, आवारगी और जिम्मेदारी को पहचान और पकड़ सकते हैं। कभी बहुत बड़ी तो कभी बहुत छोटी फांकें हमें दिखाई देती हैं। समाज, जीवन और समूचा जगत जिसमें सब कुछ शामिल है, और अगर कुछ छूटता है या कहें कि अधूरा रह जाता है तो वह कवि का दोष नहीं बल्कि समय और समाज का दोष है। आखिरकार हम सब एक बौने समय में जी रहे हैं, या कहें कि बौने समय में जीने को अभिशप्त है। राजेश जोशी अपने समय की पड़ताल बहुत महीनता के साथ तीखी आवाज में करते हैं। कवि की आवाज महीन, तीखी और भरोसेमंद आवाज है। कवि और समाज दोनों को संवेदनशीलता की दरकार है। कवि की पीठ, गद्य का एक टुकड़ा है उनका, राजेश जोशी का, उससे अपनी बात समाप्त करूंगी। कवि की पीठ, राजेश जोशी लिखते हैं, उसने कहा कि कवि का काम सिर्फ 5 इंद्रियों के चौकन्ना होने से नहीं चलता। कवि की पीठ गद्य का एक छोटा सा टुकड़ा है उसमें। उसने कहा कि कवि का काम सिर्फ 5 इंद्रियों के चौकन्ना होने से नहीं चलता, कवि की पीठ भी संवेदनशील होनी चाहिए स्त्रियों की तरह। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बड़ा सूत्र वाक्य है ये। उसने कहा कि कवि का काम सिर्फ 5 इंद्रियों के चौकन्ना होने से नहीं चलता, कवि की पीठ भी संवेदनशील होनी चाहिए स्त्रियों की तरह। राजेश जोशी के समूचे रचना कर्म से गुजरते हुए हमें यह एहसास बार बार होता है कि हम एक चौकन्ने कवि के साथ। इतना ही नहीं, कवि अपना ये चौकन्नापन पाठक को भी देता चलता है, एक भरी पूरी आंख जो समय के आर पार देख और दिखा सके। जी बिल्कुल मित्रों, एक बेहद महत्वपूर्ण आलेख नीलेश जी का हमने सुना। उनके विभिन्न संग्रहों पर वे इस आलेख में बात करती हैं और अपने पाठकों, श्रोताओं की सुविधा के लिए इस आलेख को कुछ खंडों में बांटती भी हैं। एक और आलेख है, आम जन को संघर्ष का बीज रूप देता कवि। अच्छा, आपके पास जी जी यहाँ बस बात। जी। तो मित्रों, हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। मीता दास जी, महेश पुनेठा जी, राजेंद्र उपाध्याय जी, सरोज कौशिक जी, लीलाधर मंडलोई जी और तमाम मित्रगण। तो आइए नीलेश जी के एक और आलेख को यहाँ पर सुनते हैं। इसका उद्देश्य यह भी है कि जो आगे शोधार्थी हैं या जो अन्य पाठक लेखक हैं, उन्हें भी ऐसे एपिसोड्स से, इस तरह के कार्यक्रम से एक कवि को समझने में सुविधा मिलती है। कई रेडी रेफरेंसेस ऐसे कार्यक्रम से लोगों को मिल जाते हैं, इसलिए भी मेरा यह आग्रह रहता है। जी नीलेश जी। ये मैंने 2008 में लिखा था। विमर्श को आंदोलन की ओर मोड़ने का प्रयास करती राजेश जोशी की कविता। जी विमर्श को आंदोलन की ओर मोड़ने का प्रयास करती राजेश जोशी की कविता। ये जो मैं अभी इसके पहले पढ़ती थी चौकन्ने कवि का काम, ये अभी हाल में लिखा था, जिसकी कुछ चीजें नए आलेख में भी है, कुछ रेपुटेशन लग सकता है। जी जी
कुछ लोगों के नाम का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि हर जगह शामिल थे पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि कुछ सिर्फ कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। आज का समय तमाम अंतर्विरोधों और विकृतियों से भरा समय है। संसार को नरक में धकेलने वाली सारी ताकतें सक्रिय हैं। विडंबना ही है कि यह समय आत्ताइयों का भी है और कवि का भी। आत्ताई संसार को मटिया मेट करने पर उतारू है और कविता हमें उम्मीद जगाती, सच का साथ देती, आखिरी दम तक लड़ने की ताकत दे रही है। राजेश जोशी आम बोलचाल और बहुत लिरिकल शक्ति के साथ साथ राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। उनकी कई कविताएं राजनीतिक पैम्पलेट हैं जो संघर्ष की जमीन से उगी हुई हैं और प्रतिरोध की जमीन तैयार कर रही हैं, इस विश्वास और भरोसे के साथ कि वे एक दिन सर्वहारा को जिता ही देंगे। ये कविताएं छिपे दबे और चुप पड़े हुए को उद्घाटित करती हैं। इसलिए उनकी कविता सबकी अपनी कविता है जो कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए बरहमेश उकसाती रहती है। ये कविता किताबों का जीवन और जीवन की किताब को एक में करती हमारे भीतर एक ऐसी झंझनाहट को जन्म देती है कि हम तमाम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को दरकिनार करते हुए जीवन के पक्ष में जा खड़े होते हैं। राजेश जोशी के अच्छे या बुरे समय की हाट सबसे पहले होती है। उनकी कविता को पढ़ते हुए हम इस विश्वास से भर उठते हैं, कविता कभी भी छल नहीं कर सकती बल्कि निहत्थे और निकट के आदमी को अपना समझा देती है। जल्दी जल्दी धीरे से पढ़ना। पढ़ना। मंडलोई जी की भी प्रतिक्रिया आ रही है, जरा हौले पढ़ो। जी, आलेख थोड़ा लंबा जी है जी इसलिए भी मैं दिलेश केसक जी। मैं थोड़ा सा एडिट करके पढ़ रही हूँ क्योंकि जी जी इसमें ना ये सारी चीजें आपको रिपीट लगेंगी। जी अब मुझे ये नहीं मालूम कि कौन सी क्या है। एक कवि की नोटबुक और अपनी कविताओं में तो एक ऐसी आंतरिक यात्रा करते हैं जिसके दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं। वे आवारगी करते हैं अपने शहर में और वही आवारगी शहर से होते पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती है। एक विशाल फुटबॉल सी नजर आ रही थी पृथ्वी। ओर छोर फैला था एक हरा जादू, हरी चादर ओढ़कर मजे में सोए पड़े थे गेहूं धान। बदलो बदलो इस संसार को, मैंने खटखटाया तमाम सितारों के दरवाजे और हुक्म दिया उन्हें कि कल आना, हाजिर होना हमारे दरबार में। कल लिखाऊंगा मैं तुम्हें नई दुनिया की संरचना का नया ड्राफ्ट। वो ऐसी चौकस आंखों से दुनिया जहान को देखते हैं, चीजें अपने संपूर्ण विस्तार में जाकर अर्थों के नए नए अर्थ खोजती हैं। यात्रा कई तरह की होती है और कई कई तरह से होती है। आवारगी के माने ये नहीं कि आप अपनी और समाज की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, लेकिन कविता आवारगी भी मांगती है और यात्रा भी। जो आज के समय में यात्रा और आवारगी कैसी होगी? इस जटिल और दौड़ से भरे समय में वह कैसे और कितनी संभव होगी? एक कवि की नोटबुक और उनकी कई कविताएं इस बात को भली भांति रेखांकित करती हैं। पूरी आवारगी के मजे के साथ एक बेहतर मनुष्य की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आवारगी और जिम्मेदारी के बीच एक विरोधाभास जिसमें से कुछ भी छोड़ना संभव नहीं कवि के लिए। इसी आवारगी और जिम्मेदारी के संतुलन से उनकी कविता उड़ान भरती है, जो उड़ती तो आकाश में है लेकिन उसके पांव जमीन पर टिके होते हैं। इस तरह राजेश जोशी यात्रा और आवारगी की एक नई परिभाषा रचते हैं। मूलतः राजेश जोशी अपने समय और समाज का एक बिंब गढ़ते हैं जो अपनी खामी और खूबियों से भरा है, जिसमें बौद्धिक प्रलाप और मानवीय सामाजिक संबंधों में आई छींचता ये उजागर करती है कि मौजूदा समय सामाजिक नहीं राजनीतिक समय है। इसी अर्थ में राजेश जोशी एक राजनीतिक कवि हैं, लेकिन गहरे आशय में वह राजनीति से भरे समय के सामाजिक कवि भी हैं। वैसे भी ये दौर विमर्शों का दौर है, आंदोलनों का नहीं, और राजेश जोशी की कविता विमर्श को आंदोलन की ओर मोड़ने का प्रयास करती कविता है। मैंने थोड़ा पढ़ा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो नए आलेख में से कुछ चीजें यहाँ आई हैं। जी, दोनों आलेखों का पाठ हो चुका है अर्पण कुमार जी और आदरणीय मंडलोई जी साथ में है। तो वो जो मैं शुरुआती दौर बता रही थी, हम स्कूटर पे घूमा करते थे, तो स्कूटर पे हम ज्यादातर आकाशवाणी जाते थे मंडलोई जी के पास। राजेश जोशी मुझे स्कूटर पे स्कूल जाके आकाशवाणी मंडलोई जी के पास लेके जाते थे और बाद में दूरदर्शन। तो मंडलोई जी भी गवाह है उस दौर के और हम सब जानते हैं मंडलोई जी बहुत बड़े यायावर और बहुत ही प्यारे बड़े प्यारे लेखक हैं जी और वो भी पूरे आकाश की सैर करते हैं, तो मुझे ब्रह्मांड की सैर करते थे जिनके पाँव हमेशा जमीन पर टिके रहते हैं मंडलोई जी के। तो उस वो जो पूरा दौर रहा है और उसमें बड़ी जिस दौर की हम बात कर रहे हैं अक्सर मंडलोई जी की बड़ी सुंदर किताब है ये बदमस्ती से दूरी, है ना।
उसमें फजल ताबिश भी थे और सारे। तो बहुत ये बदमस्ती तो होगी जो हमने अभी बात भोपाल के साहित्यिक परिवेश पर की है, और वो है हमारी। जी। तो मैं इन लोगों के बीच में बहुत छोटी रही हूँ, और मैं, आप जो कहते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ने लगती हूँ, तो एक घर में ही पढ़ने लगती हूँ, जिसमें मंडोई जी भी होंगे, कोई राजेश जी भी ना बीच में हो। तो एक भय भी रहता है ना कि बाद में डांट पड़ना तय है, कि मैं कितने नहीं, कुछ अच्छा आपकी करूंगी, अपनी। मुझे डांट तो खानी है ना। तो अभी डांट तो पड़नी है, तो कैसी पढ़ रही थी, जनरली पढ़ रही थी, मैं ये तैयार हूँ कि आपकी हाँ डांट सहजता पड़ेगा। है। बिल्कुल, दोनों ही महत्वपूर्ण आलेख। और अभी जो आपने सुना साथियों, विमर्श को आंदोलन की ओर मोड़ने का प्रयास करती राजेश जोशी की कविता। और इसके पूर्व का आलेख भी आपने सुना, आम जन को संघर्ष का, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, चौकन्ने कवि का काम। इन दोनों ही आलेखों से हम नीलेश जी की जो अपनी दृष्टि है राजेश जी के रचनाकार पक्ष पर, खास तौर से उनके कवि पक्ष पर, हालांकि उसमें गद्य के भी कई संदर्भ आते हैं, कई कोटेशंस आते हैं, उसको समझ पाते हैं। बड़ी ही अच्छी ही चर्चा रही, एक महत्वपूर्ण संवाद हो सका। और एक कड़ी में मंडलोई जी भी आएंगे, उनसे बात हुई है। तो यही उद्देश्य है कि इस बहाने से, इस एकाग्र के माध्यम से एक सम्यक परिचर्चा संभव हो सके, अलग अलग पक्षों पर कुछ विस्तार से और कुछ सघनता में भी बातचीत हो सके। कुछ एक चित्र हैं नीलेश जी ने भेजे हैं, हालांकि चित्र तो इनके पास कई हैं, लेकिन समय अभाव में कुछ एक चित्र ही हम तक पहुंच पाए। तो मैं चाहता हूं कि उसे यहाँ पर रखूं और नीलेश जी उस पर अपनी बात रखें, उन चित्रों के बारे में कुछ बतलाएं, और इसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। जी नीलेश जी। ये तो अभी हाल के दिनों का है, ये जो किताब अभी आई है, जो मैंने पढ़ा, अनिल त्रिपाठी आए थे, तो मैं थी, अनिल थे, राजेश जी थे, और बसंत सगरगाय भी थे, कि चल छोटा तालाब दिखाते हैं। तो ये जी। छोटे तालाब है भोपाल का, उसके किनारे हम खड़े हुए हैं, तो पोज दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ज्यादा अच्छा पोज मारोगे या मैं मारती हूँ, मालूम पड़ता है। तो वो मैंने ज्यादा अच्छा मारा है, उनने कम अच्छा पोज है उनका। जी, ये भी उसी अवसर का है। ये जी। भी उसी का है। तो ऐसे ही कुछ एक चित्र मेरे थोड़ा सा पास बहुत कार्यक्रम। सारी है, लेकिन मैं आपको ये देखिए, ये जी। उनके घर का है। तो जी। मैंने उनसे बोला है, भैया ऐसे बैठो, आप चलो हम भी देखें। तो उन्होंने कहा अच्छा तुझे देखना है तो मुझे दिखा देंगे, थोड़ी बैठो। यही तो उनकी विनम्रता है। जी। जी। तो ये तो कुछ एक मैं चित्र थे। हमेशा बोलती हूँ, मंडली मंडली जी को भी हमेशा बोलती हूँ, उनको भी हमेशा बोलती हूँ, देखिए हमको भी आगे आ जाने दो यार, हमको भी दिखा साथ में आप। तो इनकी सदाशयता है, विनम्रता है कि जी। जी। और मंडलोई जी की प्रतिक्रिया भी आ रही है। नीलेश, जी। अच्छे लेख थे, सजग, सचेत दृष्टि। थैंक यू। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है। काफ़ी समय भी हो गया, लेकिन एक बेहद सार्थक और मूल्यवान चर्चा संभव हो सकी। कई बातें निजी और साहित्य को लेकर, और उस निजता में भी कैसे साहित्य, समाज, संस्कृति के सरोकार छिपे हुए हैं, बतकही का आनंद, यायावरी और तमाम चीज़ें, वह सब आ सकीं कविताओं पर। और राजेश जी के अन्य विधाओं के में लिखे गए सामग्री पर चर्चा हो सकी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आप बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया उपस्थित आपका हुई, भी। अच्छा बहुत लगा। बहुत कल एक नई कड़ी में हम पुनः मिलेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार। शुक्रिया।